प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, ज्योतिष की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आज हम विवाह मुहूर्त कैसे निकालते हैं इस विषय के ऊपर बात करेंगे। किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है और कौन सी चीजें विवाह मुहूर्त के इसमें शुभ होती हैं और कौन सी चीजें अशुभ होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्रिय दोस्तों, विवाह के लिए वर और कन्या दोनों की कुंडलियों का मिलान किया जाता है। अगर मिलान सही हो, गुण 18 से ऊपर मिल जाते हैं तो हम विवाह के लिए शुभ दिन और महीना देखते हैं कि कौन से महीने में शुभ दिन विवाह के लिए रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैंने 8 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके माध्यम से हम विवाह का मुहूर्त निकालना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हमें पहले पॉइंट पे जो चाहिए होता है वो वर और कन्या की नाम की राशि चाहिए होती है। तो कुंडली से हम देखते हैं। तो पहले हम वर और कन्या के नाम राशि देखेंगे कि कौन सी राशि वर की है और कौन सी कन्या की है। उसके बाद हम पंचांग निकालेंगे। पंचांग आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। पंचांग निकालेंगे और वहां से हम विवाह के शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखेंगे कि कौन से महीने में कौन सा दिन विवाह के लिए शुभ है। उसमें दिए होते हैं कि कौन से महीने में कौन कौन से दिन जो है तो विवाह के लिए शुभ रहते हैं। उसमें जब भी कोई हमारे पास विवाह का मुहूर्त निकलवाने आता है तो उससे हम पूछते हैं कि भाई आप कौन से मौसम में विवाह करना चाहते हैं, गर्मियों में करना चाहते हैं, सर्दियों में करना चाहते हैं। तो उसके अनुसार जो है तो महीने में हम इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सा दिन जो है तो शुभ रहेगा। पंचांग में रेखाएं दी होती हैं, उसमें अगर 10 रेखाएं हैं तो विवाह के लिए शुभ हैं, 7 या 8 रेखाएं हैं तब भी विवाह के लिए अच्छी हैं, मध्यम विवाह इसको माना जाएगा। और अगर 5 रेखाएं उसमें हैं तो वो सामान्य विवाह की श्रेणी में माना जाएगा। रेखाओं का मतलब लता दोष, क्योंकि विवाह में लता दोष नहीं होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद हम नक्षत्र का विचार करते हैं। वैसे जो भी पंचांग के अनुसार विवाह के मुहूर्त होते हैं उनमें शुभ नक्षत्रों में ही वो विवाह के मुहूर्त निकाले होते हैं। फिर भी हमने नक्षत्र जरूर देखने हैं कि शुभ नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर स्थायी नक्षत्रों में से 11 नक्षत्र ऐसे हैं जो विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं और इन्हीं में विवाह होता है। उनमें कौन कौन से हैं? रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये 11 नक्षत्र ऐसे हैं जो विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं और इन्हीं में ही विवाह होता है। उसके बाद हम 5वें पॉइंट पे देखेंगे लगन। शुभ लगन कौन कौन से माने जाते हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, चर लगन, स्थिर लगन और द्विस्वभावीय लगन। तो प्रिय दोस्तों, जो चर लगन है उसमें हम काम करते हैं जो काम चलते रहें, जैसे गाड़ी है वो चलती रहे, हमारी व्यापार है वो चलता रहे। लेकिन विवाह जो है तो स्थिर लगन में किया जाता है। तो चर लगन में आती हैं 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर। ये अशुभ माने जाते हैं। अगर ये लगन है तो अशुभ माने जाएंगे, इनमें विवाह नहीं होगा। और स्थिर लगन में 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर के लगन आते हैं। ये विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं, इसमें विवाह किया जाता है। और अगर इसमें विवाह नहीं जुड़ता है तो उसके बाद हम द्विस्वभाव लगन में भी विवाह कर सकते हैं। वो भी सामान्य श्रेणी में आता है जिसमें 3, 6, 9 ये लगन आते हैं, इसमें भी विवाह किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर का पॉइंट भद्रा। भद्रा या फिर मृत्युबान, ये भी विवाह में नहीं होने चाहिए। लेकिन भद्रा कुछ ठीक होती हैं। 3 प्रकार की भद्राएं यहाँ पे होती हैं, पृथ्वी लोक की भद्रा, स्वर्ग लोक की भद्रा और पाताल लोक की भद्रा। तो अगर भद्रा भी है तो भद्रा में विवाह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे पृथ्वी लोक की भद्रा नहीं होनी चाहिए, इसमें विवाह नहीं होता, ये नहीं होनी चाहिए। और स्वर्ग लोक की भद्रा है या पाताल लोक की भद्रा है तो सामान्य श्रेणी में आता है, तो इसमें विवाह आप कर सकते हैं। मृत्युबान, मृत्युबान जो है तो विवाह में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल ही विवाह नहीं करना है, ये बिल्कुल अशुभ माना जाता है। मृत्युबान में विवाह बिल्कुल
नहीं करना है, किसी भी सूरत में नहीं करना है। उसके बाद जो अगला विचार हम करते हैं वो करते हैं त्रिबल विचार। त्रिबल विचार में हमारा आता है सूर्य बल, चंद्र बल और बृहस्पति बल। तो प्रिय दोस्तों, जो बर है उसके लिए हम सूर्य का बल देखते हैं, कन्या के लिए हम बृहस्पति का बल देखते हैं, और चंद्रमा का बल जो है तो बर और कन्या दोनों के लिए देखा जाता है। तो इसमें सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा ये जो है तो 4, 8, 12 के घर में नहीं होने चाहिए। अगर 4, 8, 12 के घर में हैं तो ये अशुभ माने जाते हैं और ऐसी स्थिति में विवाह नहीं किया जाता। त्रिबल विचार आपने जरूर करना है। उसके बाद करते हैं हम 8 नंबर पे लगन। दिन का लगन शुभ रहेगा या रात का लगन शुभ रहेगा। अब इसमें कई बार होता है कि दिन के लगन में जो है तो मिलान नहीं होता, उसमें कुछ ऐसे लगन आ जाता है जैसे 4 बजे, 5 बजे, तो उसमें विवाह जो है तो विवाह के लिए समय मतलब स्टेबल नहीं होता। तो उसमें आप देख लें कि दिन का लगन अच्छा रहेगा या फिर रात का लगन आपके लिए स्टेबल रहेगा। उसके अनुसार आप दिन का या रात का लगन देख सकते हैं। ये तो ही हमारे 8 पॉइंट्स के ऊपर बात, जो कि मेन पॉइंट्स हैं। जब भी विवाह का मुहूर्त आपने निकालना है उस समय ये चीज़ें जरूर देखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये दोष होते हैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करना है, उसको अशुभ माना जाएगा। कौन कौन से? लता दोष। अगर 5 रेखाओं से कम है तो लता दोष माना जाएगा, ऐसी स्थिति में विवाह शुभ नहीं होता। अगर 5 से ऊपर है रेखाएं तो विवाह शुभ माना जाएगा, उसमें आप कर सकते हैं। अशुभ नक्षत्र, अगर इन 11 नक्षत्रों में से कोई और नक्षत्र उसमें आता है तो उस समय में आप विवाह नहीं करेंगे, यानी कि शुभ कार्य नहीं करेंगे। इन्हीं 11 नक्षत्रों में विवाह का शुभ कार्य आप करेंगे। उसके बाद चर लगन, अगर चर लगन 1, 4, 7 का आता है तो उसमें भी विवाह आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये भी अशुभ लगन माना जाता है। उसके बाद आता है भद्रा। पृथ्वी लोक की अगर भद्रा आती है तो उसमें विवाह अशुभ माना जाता है, और अगर स्वर्ग लोक या फिर पाताल लोक की भद्रा आती है तो उसमें आप विवाह कर सकते हैं। तो पृथ्वी लोक की भद्रा नहीं होनी चाहिए, ये भी निषेध है। मृत्युबान तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। विवाह में इस चीज़ को आपने जरूर देखना है, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ होता है। उसके बाद आपने देखना है त्रिबल। सूर्य, बृहस्पति यानी कि गुरु और चंद्रमा, ये 4, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। अगर वहाँ पे हैं तो ऐसी स्थिति में भी उस विवाह के मुहूर्त को आप नहीं मानेंगे, उसको आप स्थगित करेंगे और कोई दूसरा मुहूर्त उसमें देखेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे उदाहरण से भी देखेंगे, मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। 2-3 उदाहरण देके कि विवाह के शुभ मुहूर्त को कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिबल विचार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपने देखना है। तो वर के लिए सूर्य का बल देखा जाता है और कन्या के लिए गुरु यानी कि बृहस्पति का बल देखा जाता है, और वर और कन्या दोनों के लिए चंद्रमा का बल देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम सूर्य का बल है वो नाम राशि से हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने राशियाँ लिखी हैं जो कि 12 हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर वर के लिए हम सूर्य का बल देखते हैं तो तीसरे घर में अगर सूर्य आता है या छठे घर में आता है या 10वें या 11वें घर में आता है तो ऐसी स्थिति में शुभ विवाह उसको माना जाएगा, उसमें आप कर सकते हैं। 1, 2, 5, 7, 9 अगर इन घरों में सूर्य वर की राशि के अनुसार आता है तो उसमें दान या पूजा करके विवाह कर सकते हैं। दान या पूजा कुंडली में ग्रह की मार्क या मित्रता की स्थिति को देख के किया जाता है। उसके बाद 4, 8, 12 में अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वर की कुंडली में सूर्य राशि से 4थे, 8वें, 12वें घर में जब हम विवाह मुहूर्त निकाल रहे हैं उस दिन अगर 4थे, 8वें, 12वें घर में सूर्य आता है तो वो अशुभ माना जाएगा, उस मुहूर्त में विवाह नहीं कर सकते। वैसे ही कन्या के लिए गुरु यानी कि बृहस्पति का फल देखते हैं। 2, 5, 7, 9, 11 ये शुभ घर हैं। अगर कन्या की राशि से जिस दिन हम विवाह का मुहूर्त निकाल रहे हैं उस दिन अगर कन्या की राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें घर में अगर बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है तो शुभ माना जाएगा और इस स्थिति में विवाह कर सकते हैं। 1, 6, 3, 10 के अगर राशि से जिस दिन हम विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं उस दिन अगर 1, 6, 3, 10 में बृहस्पति की प्लेसमेंट होती है
तो ऐसी स्थिति में आप दान पूजा करके उस विवाह को इस लगन में विवाह कर सकते हैं। 4, 8, 12 में अशुभ है, इसमें आप विवाह नहीं करेंगे क्योंकि 4, 8, 12 बिल्कुल अशुभ है। इस ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होगा। इस मुहूर्त में विवाह नहीं करना है, कोई नेक्स्ट मुहूर्त अगला मुहूर्त में देख के विवाह करना है। वैसे ही चंद्रमा का जो है तो वर और कन्या दोनों के लिए देखा जाएगा। तो वर के या कन्या के लिए राशि से जिस दिन विवाह का मुहूर्त निकाल रहे हैं उस दिन अगर चंद्रमा वर या कन्या की राशि से तीसरे, छठे, 7वें, 10वें या 11 नंबर के घर में है तो शुभ माना जाएगा। ऐसी स्थिति में विवाह कर ले। और अगर 1, 2, 5, 9 राशि से इन घरों में अगर चंद्रमा बैठा है, चाहे वर है या कन्या है, दोनों की स्थिति में, दोनों की कुंडली में उस दिन अगर 1, 2, 5, 9 के घर में चंद्रमा बैठा है तो दान या पूजा करके विवाह आप कर सकते हैं। 4, 8, 12 में अगर चंद्रमा बैठा है, चाहे वर की कुंडली में है या कन्या की, तो विवाह ना करें। तो अगला मुहूर्त देखें, उस मुहूर्त में विवाह करें। वैसे ही यहाँ पे भी और यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ नहीं कर सकते। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैं उदाहरण से बताऊंगा कि विवाह मुहूर्त को कैसे निकालते हैं। ये तो हमने बेसिक फार्मूले देखे, जिन फार्मूलों के अनुसार जो है हम शास्त्रानुसार विवाह मुहूर्त निकालते हैं और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हमने यहाँ पे देखी और समझी। अब हम देखते हैं कि विवाह के मुहूर्त को निकालते कैसे हैं। तो प्रिय दोस्तों, उदाहरण के लिए विवाह का मुहूर्त देखने के लिए सर्वप्रथम हम पंचांग देखते हैं। चाहे आप मोबाइल में देख लें, मोबाइल से भी आप देख सकते हैं। आप पंचांग देखें और वहाँ उसमें जो है पंचांग में विवाह के मुहूर्त दिए होते हैं, कौन कौन से महीने में किस किस तारीख को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं वो उसमें सब दिए होते हैं। तो वहाँ से हमने देखना है और उसके अनुसार जो है तो वर और कन्या की राशि से हमने त्रिबल विचार करना है, यानी कि सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा का, इनका बल विचार करना है। दिनांक, महीना, वर्ष, यानी कि XYZ कोई भी तारीख हो सकती है। मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ 10 तारीख, 5वां महीना मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे 2025 का सन ले लिया। ये अप्रोक्सीमेट डेट है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे पंचांग में दिया हुआ है कि इस दिन जो है तो शुभ मुहूर्त है। जब हम पंचांग में देख रहे हैं तो यहाँ पे इस तारीख को जो है तो सूर्य धनु राशि में है। यहाँ पे वर के लिए हमें सूर्य का विचार करना है और कन्या के लिए हमें बृहस्पति का विचार करना है। और बृहस्पति यहाँ पे सिंह राशि में बैठा हुआ है, ये सिंह राशि है और यहाँ बृहस्पति देव बैठे हैं। और तीसरा जो देखना है हमने चंद्रमा को देखना है और चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं, यहाँ पे चंद्र देव बैठे हुए हैं। हमने इस तारीख का देखना है कि इस तारीख को जो है तो विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है और इस तारीख के अनुसार हम देखेंगे कि विवाह के लिए ये जो हमारे पास वर और कन्या की कुंडली आई है इसके लिए शुभ है या नहीं है। तो यहाँ पे हम विचार करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास वर जो है तो राजकुमार है और वधू यानी कि कन्या जो है तो सीमा कुमारी है। ठीक है, वर और कन्या की सबसे पहले हमने क्या देखना है, राशि। तो यहाँ पे राजकुमार है तो राजकुमार की जो राशि बनेगी वो तुला राशि बनती है। राशियाँ कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले अपने YouTube चैनल पर वीडियो दे चुका हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देखें। जो नए मित्र हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ज्योतिष से संबंधित मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगी, तो वहाँ से आप ज़रूर देखें। और यहाँ पे सीमा कुमारी है, इसकी जो राशि बनती है यहाँ कुंभ राशि। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, दोनों वर और कन्या की राशियां देखी। ठीक है, 2 नंबर पे हम क्या देखेंगे अब, बल विचार वर और कन्या के लिए। तो हम वर के लिए सूर्य का बल देखेंगे, क्योंकि वर के लिए हम सूर्य का बल देखते हैं और कन्या के लिए बृहस्पति का बल देखते हैं। तो वर के लिए हम जब सूर्य का बल देखेंगे तो तुला राशि, राजकुमार इसका नाम है तो इसकी राशि बनती है यहाँ पे तुला राशि। ठीक है, वर लिख दिया हमने। और कन्या की राशि बनी यहाँ पे कुंभ राशि। ठीक है, आप इसको अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मेन पॉइंट है ये हमारा। वर की राशि तुला है और कुंभ राशि जो है तो कन्या की है। अब हमने जो
बल विचार करना है तो पहले हम बर के लिए सूर्य विचार करेंगे। तो सूर्य के लिए हम यहाँ पे तुला राशि से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 यानी कि धनु राशि में जब सूर्य बैठा है तो यहाँ से जब तुला से शुरू करेंगे हम तो 1 2 3 नंबर पे जो है तो सूर्य आएगा। तो इसको हम यहाँ पे 3 नंबर लिख लेंगे, ठीक है। और देखेंगे 3 नंबर में जो है तो सूर्य शुभ है या अशुभ है। तो 3 नंबर में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 3 नंबर में सूर्य जो है अगर बैठा है तो यहाँ पे शुभ माना जाएगा, ये शुभ रहेगा, विवाह के लिए शुभ है। वैसे ही कन्या के लिए अब हम बृहस्पति का बल विचार देखेंगे। तो कन्या की राशि है कुंभ और कुंभ से जब हम स्टार्ट करेंगे, बृहस्पति यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 नंबर पे बृहस्पति आ रहा है, यहाँ पे 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे हम यहाँ बृहस्पति को देखेंगे, चार्ट के अनुसार देखेंगे तो 7 नंबर पे अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो कन्या के लिए शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर भी शुभ हो गया। तो ये हमारा 2 नंबर का पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हम बर और कन्या दोनों के लिए चंद्रमा का विचार देखेंगे। तो पहले हम बर के लिए देख लेते हैं चंद्रमा। तो बर का जो है तुला राशि है, तुला राशि से चंद्रमा देखेंगे कौन से घर में बैठा है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 नंबर के घर में उस दिन चंद्रमा बैठा है जिस डेट को हम विवाह का मुहूर्त देख रहे हैं, ठीक है। बर के राशि से 6ठे घर में चंद्रमा बैठा है। कन्या के लिए जब हम देखेंगे, यहाँ कुंभ राशि है तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो कुंभ राशि से जब स्टार्ट करेंगे तो 1 2 नंबर के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। दोनों के लिए देखेंगे, बर और कन्या के लिए। तो पहले बर के लिए 6 नंबर के घर में चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 नंबर में, तो 6 नंबर के घर में शुभ माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी शुभ है, चंद्रमा भी यहाँ पे शुभ हो गया। और कन्या के लिए यहाँ पे 2 नंबर के घर में, तो 2 नंबर ये यहाँ पे आ रहा है। तो दान पूजा करके जो है तो आप विवाह कर सकते हैं। दान पूजा करना पड़ेगा चंद्रमा का, कन्या का, तब जाके यहाँ पे विवाह आप कर सकते हैं, विवाह हो जाएगा। अब यहाँ पे हम विवाह का टिप्पणी विचार करेंगे कि विवाह का फाइनल जो निचोड़ है वो क्या रहा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आप विवाह कर सकते हैं। कन्या से जो है तो चंद्रमा का दान पूजा उस दिन आपने करवाना है विवाह के लिए, और विवाह आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मुहूर्त विवाह के लिए शुभ माना जाएगा। एक और उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए बर का नाम हेमराज है और कन्या का जो नाम है वो दीपा कुमारी है। हेमराज की जो राशि बनती है वो बनती है कर्क, और दीपा कुमारी राशि बनती है वो बनती है यहाँ पे मीन राशि। राशि के अनुसार हमने दोनों बर और कन्या दोनों की जो है तो हमने यहाँ पे राशियां निकाल ली। यहाँ पे बर की जो राशि हुई वो हुई यहाँ पे कर्क, 2 नंबर उदाहरण से देख रहे हैं हम। और कन्या की जो राशि हुई वो हुई यहाँ पे मीन राशि। तो यहाँ पे अब हम बर के लिए सूर्य का बल देखेंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर की राशि है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और कितने नंबर के घर में सूर्य है वो देखेंगे। उस दिन के अनुसार हेमराज की कुंडली में सूर्य का जो प्लेसमेंट है उस दिन वो बन रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छठे घर में। तो 6 नंबर के घर में हम सूर्य का बल देखेंगे तो यहाँ पे शुभ है, क्योंकि चार्ट से ही यहाँ पे देखेंगे हम तो ये भी शुभ है। वैसे ही हम कन्या के लिए देखेंगे। कन्या की राशि है वो मीन है। कन्या के लिए हम देखते हैं बृहस्पति का बल। तो मीन राशि है, यहाँ से बृहस्पति का देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये भी उस दिन जिस दिन हम विवाह का मुहूर्त देख रहे हैं उस दिन बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है वो भी 6th हाउस में आ रही है। तो 6 नंबर के घर में यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ रहा है 6 नंबर, तो यहाँ पे दान पूजा कन्या से कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर होगी। अब उसके बाद हम चंद्रमा का बल देखेंगे जो कि दोनों के लिए देखा जाएगा, वर के लिए भी और वधू के लिए भी। तो वर के लिए देख लेते हैं पहले हम। वर के लिए यहाँ से चंद्रमा कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर का हम यहाँ से देख रहे हैं, 2 नंबर का उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 नंबर के घर में वर के लिए यहाँ पे चंद्रमा आ रहा है। वर से दान पूजा करवानी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं हम कन्या का। तो कन्या की राशि है यहाँ पे मीन, और मीन राशि के पहले ही घर में चंद्रमा बैठा है। तो यहाँ पे चंद्रमा के लिए चार्ट में देखेंगे तो पहले घर में चंद्रमा बैठा है तो यहाँ भी दान और पूजा करानी पड़ेगी। इन दोनों का भी विवाह यहाँ पे हो सकता है।
विवाह मुहूर्त का जो विचार परिणाम हम यहाँ पे टिप्पणी निकाल रहे हैं उसमें ये दोनों का विवाह हो सकता है। तो प्रिय दोस्तों, इस स्थिति में भी इस दिन विवाह किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वर है उससे चंद्रमा का पूजा या दान करवाना पड़ेगा, और यहाँ पे कन्या से जो है तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का ही पूजा दान करवाना पड़ेगा और विवाह यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि इस डेट को इनका भी विवाह हो सकता है और इनका भी विवाह हो सकता है। ये मुहूर्त इनके लिए शुभ मुहूर्त माना जाएगा। अब 3 नंबर के एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं एक उदाहरण मैं और यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप लोग और भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकें। तो जो तीसरा उदाहरण है हमारा, उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे वर का जो नाम है वो कमल देव है और कमल देव की जो राशि मिथुन राशि, ये वर नंबर 3 है, जिसका भी हम इसी डेट को देख रहे हैं कि शुभ विवाह का मुहूर्त बनता है या नहीं बनता। कन्या का नाम है लीला देवी और इसकी जो राशि बनती है वो बनती है यहाँ पे मेष राशि। ये 3 नंबर का उदाहरण से हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया कि वर की जो राशि बनी वो बन गई यहाँ पे मिथुन और कन्या की राशि बन गई यहाँ पे मेष राशि। तो हमने सर्वप्रथम यहाँ पे राशियां निकाली, उसके बाद हम त्रिबल का विचार करेंगे। शुभ दिन तो हमने देख लिया कि जो मई महीना है उसकी 10 तारीख को विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है। अब इनके लिए ये मुहूर्त सूट करता है या नहीं करता है, जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे पहले वर के लिए सूर्य का बल देखेंगे। तो वर का जो यहाँ पे राशि है 3 नंबर की राशि है और यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सूर्य कौन से घर में बैठा होगा, तो राशि अनुसार हम उस दिन देखेंगे। तो मिथुन से जब स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वें घर में उस दिन जो है तो सूर्य बैठा होगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ 7 नंबर के घर में अगर सूर्य देव बैठा है तो दान पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद हम कन्या के लिए देखते हैं। यहाँ पे कन्या के लिए बृहस्पति देव का, तो यहाँ पे कन्या की जो राशि है वो मेष राशि है। बृहस्पति सिंह राशि में बैठे हैं तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे हम मेष राशि से 1 2 3 4 5। 5वें घर में जो है तो बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है। तो बृहस्पति देव का यहाँ पे हम चार्ट से देखेंगे 5वें घर में शुभ है, तो यहाँ भी विवाह के लिए ये शुभ मुहूर्त है, यहाँ पे हमने देख लिया। लेकिन इसके बाद अभी हमने चंद्रदेव का भी दोनों के लिए विचार करना है कि चंद्रमा का बल भी वर वधू के लिए शुभ है या नहीं है। उसके बाद हम चंद्रमा का बल देखेंगे। तो वर के लिए देख लेते हैं पहले। तो मिथुन राशि से हम स्टार्ट करेंगे, चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर के लिए हम यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा के चार्ट में। तो वर के लिए जो है अगर 10 नंबर के घर में चंद्रमा बैठा है तो ये शुभ है। और उसके बाद हम कन्या के लिए भी देख लेते हैं कि चंद्रमा कौन से घर में बैठा है इस दिन, जिस दिन हम विवाह का मुहूर्त देख रहे हैं। तो कन्या की राशि है यहाँ पे मेष। तो मेष राशि से स्टार्ट करेंगे, मीन राशि में यहाँ चंद्रमा बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कन्या के 12वां घर में बैठा है जो कि अशुभ है। चंद्रमा के चार्ट में हम देखेंगे 12वें घर में चंद्रमा अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सूर्य का बल यहाँ पे दान पूजा करके ठीक है और कन्या के लिए बृहस्पति का बल 5 नंबर का शुभ है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का जो बल है वो वर के लिए तो शुभ है लेकिन कन्या के लिए अशुभ है। तो ऐसी स्थिति में इस मुहूर्त में इन जातकों की शादी नहीं करवाई जा सकती है। अतः कोई अगला मुहूर्त जो है तो देखना पड़ेगा, उसमें इनका विवाह कराया जाएगा। कमल देव और लीला देवी का जो विवाह है वो इस तारीख के मुहूर्त के अनुसार नहीं जुड़ रहा है। तो इस स्थिति में जब हम टिप्पणी लिखेंगे तो विवाह नहीं होगा, क्योंकि कन्या का चंद्रमा 12वें घर में अशुभ है। तो इस तारीख को जो है राजकुमार और सीमा की लिए ये जो दिन है यहाँ पे ये अति शुभ है, इसमें विवाह ये कर सकते हैं। हेमराज और दीपा जो हैं तो इनके कुंडली के अनुसार भी जो है तो ये विवाह का मुहूर्त जो है तो शुभ है, ये भी विवाह कर सकते हैं। लेकिन कमल देव और लीला देवी के लिए ये मुहूर्त शुभ नहीं है, इनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कन्या की राशि के अनुसार जो है तो चंद्रमा इस दिन 12वें घर में आ रहा है, तो ये मुहूर्त उसके लिए शुभ नहीं है। इसके लिए अगला कोई मुहूर्त देखना पड़ेगा, उसके अनुसार इनकी शादी करवानी पड़ेगी। तो प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से जो है तो आप विवाह का मुहूर्त निकालना सीख गए हैं। और अगर एक बारी में समझ में नहीं आया है तो 2 या 3 बार आप वीडियो को देखें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि जब भी विवाह का मुहूर्त आपने निकालना है तो आपको ये जो सूर्य बल, बृहस्पति बल और चंद्र बल का चार्ट है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो
आप यहाँ से देखें राशियों की जरूरत पड़ेगी और ये जो पॉइंट्स हैं इनके अनुसार आप विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से जो है तो विवाह का मुहूर्त निकालना सीख गए हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।